सो हेलो एवरीवन। हम चैप्टर कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। और पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने देखा है कि वर्क क्या होता है। ठीक है, हमने वर्क की डेफिनेशन देखी है और उसके जो फॉर्मूला है वो देखे हैं। उसके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो भी हमने कवर किए हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। और कैसे ये कोस थीटा जो है वो वेरी करता है 90 डिग्री के ऊपर, वेरी करता है 0 डिग्री के ऊपर, है वेरी करता है 180 डिग्री के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हमें को पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वर्क डन देखने को मिलता है। इसके बाद फर्दर हमने एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया था कि एनर्जी होती क्या है, किस चीज के लिए एनर्जी होती है, कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप की एनर्जी हमने लास्ट में देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो दो एनर्जी आपने देखी थी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी अगर रेस्ट के अंदर होती है, जो उसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई बॉडी मोशन के अंदर होती है, उस टाइम पे जब उसके पास कोई वेलोसिटी होती है, तो उस टाइम पे जो उसके पास एनर्जी होती है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हमने दो टाइप की एनर्जी देखी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव करे थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mg&h, वेयर h स्टैंड फॉर हाइट, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मास मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों चीज। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट के ऊपर। मतलब, बोलो सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो रुका हुआ है या फिर वो मोशन के अंदर है, तो किसी भी पॉइंट पे, रुके हुए रेस्ट के पॉइंट पे, या फिर मोशन के पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट की दोनों एनर्जी निकालें, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालें प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालें, और इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालें प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालें, और इन दोनों को ऐड करते हैं। जब भी हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी निकल के आती है ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। डेफिनेशन देखो, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट को और ध्यान से समझो, इरेज कर देता हूं मैं, फिर तुम्हें डेरिवेशन करवाऊंगा एक। देखो, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। मींस ये ऐसे बोल रहा है कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एनर्जी से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एनर्जी से मूव कर रहा है, अगर उसकी स्पीड तेज होगी, अगर उसकी स्पीड स्लो होगी, अगर वो रेस्ट में आ जाएगा, कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज होगी, मान लो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव करने लग गया, मान लो यहाँ पे जो वो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूव करने लग गया, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर आ गया, तो हर मोमेंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, उस पार्टिकल के अंदर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी कम हो गई हो, लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम भी हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। वही काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, एक डेरिवेशन है तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, पहले उसको समझते हैं उसके बाद देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक बॉल है, ये तुम्हारे पास एक बॉल है और तुमने इस बॉल को नीचे फेंका। ये तुम्हारे पास एक बॉल है और ये बॉल जो है वो एच हाइट के ऊपर है। कितनी हाइट है ये टोटल हाइट है ग्राउंड से लेकर यहाँ तक, ये टोटल हाइट है एच। कितनी हाइट है एच? ठीक है सर, समझ में आया? आया। मैं इस जगह 3 पॉइंट मान लेता हूँ। पहला पॉइंट मेरा है ए, दूसरा पॉइंट मेरा है बी, और तीसरा पॉइंट मेरा है सी। ये मेरा सी पॉइंट है। ठीक है, मान लो ये जो ए पॉइंट के ऊपर इस लड़की ने इस बॉल को पकड़ रखा है, ये है रेस्ट के अंदर, और इस बॉल का जो मास है वो एम है। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैं तुम्हें बात करता हूं पॉइंट ए के ऊपर, मैं यहां समझाता हूं पॉइंट ए को। मान लो पॉइंट ए के ऊपर एम क्या है? एम है मास, मास ऑफ द बॉल है। ठीक है सर, पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी है? नहीं है। हाइट, कितनी हाइट पे पकड़ रखा है इसकी? एच क्या है इस बॉडी की? एच क्या है इस बॉडी की? एच है इस बॉडी की हाइट। ठीक है, इसके अलावा ये बॉडी किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है एट पॉइंट ए। देख रहे हो तुम लोग कि एट पॉइंट ए के ऊपर इसने इस पोल को पकड़ रखा है, तो मीन्स ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। तो मैं यहां से दोनों एनर्जी निकालो तुम्हारी,
काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। पहले मैं निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन सर बॉडी तो रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है तो देर इज ए नो वेलोसिटी, तो नो वेलोसिटी मींस काइनेटिक एनर्जी जीरो। ओके सर। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू एम जी एंड एच। हाइट कितनी है, एच है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। मास कितना है बॉडी का, एम। ओके सर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। मैकेनिकल एनर्जी टोटल निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास एम जी एंड एच है। तो नेट मैकेनिकल एनर्जी अपने पास निकल के आई है एम जी एच। कोई दिक्कत, ठीक है, एम जी एच। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में देखता हूँ कि मान लो इस लड़की ने अब इस बॉल को छोड़ दिया और ये बॉल नीचे की डायरेक्शन के अंदर आ रही है, और ये बॉल हम इस पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व करते हैं एट पॉइंट बी, ठीक है। मान लो अब बॉडी जो है वो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन के ऊपर आ गई, और अब जो बॉडी है वो एट एक्स हाइट के ऊपर है। कितनी हाइट के ऊपर है, कितनी हाइट पे बची हुई है, एक्स हाइट के ऊपर बची हुई है बॉडी। तो इससे जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एच माइनस एक्स। इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। इनिशियली ये रेस्ट पे थी तो इसके पास जो वेलोसिटी थी वो यू थी, जो कि जीरो थी इनिशियल वेलोसिटीज की। और इस मोमेंट के ऊपर जब हमने ऑब्जर्व किया इसके पास एक वेलोसिटी है वी, ठीक है, जो कि जीरो नहीं है। तो इस मोमेंट के ऊपर अगर मैं पॉइंट बी पे बोलूं आपको, तो जो बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एच माइनस एक्स है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बी की बात करता हूँ, ये पॉइंट बी है, और मैं पॉइंट बी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बॉडी का मास क्या है, मास तो सेम ही रहेगा, मास एम, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि हाइट कितनी है बॉडी की। तो बॉडी की जो हाइट है, जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो एच माइनस एक्स है, और जो रिमेनिंग हाइट है उसकी, रिमेनिंग रिमेनिंग हाइट है उसकी बॉडी की वो एक्स है, ठीक है। बॉडी की रिमेनिंग हाइट एक्स है, और बॉडी ने एच माइनस एक्स हाइट को डिस्टेंस को ट्रेवल किया है एक तरीके से। यहाँ पे बॉडी क्या रेस्ट पे है, नहीं, बॉडी यहाँ पे किसमें है, मोशन के अंदर है। बॉडी है मोशन के अंदर। और यहाँ पर मैं वापस से दो तरीके की एनर्जी कंसिडर करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एंड एच। एच यहाँ पे क्या है, एच, जो एच है यहाँ पे जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो एच माइनस एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत। एच माइनस एक्स बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं निकालो बॉडी की एम जी एच माइनस एक्स। ये एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकल के आगे बॉडी की। यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv²। बॉडी की एक जो वेलोसिटी है वो v² है, क्योंकि बॉडी मोशन के अंदर है, इसलिए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे v है। v वेलोसिटी से बॉडी ट्रेवल कर रही है। अब मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाऊं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है, v² माइनस में u² दैट इज इक्वल्स टू 2as। s क्या है, हाइट है। हाइट कितनी है, h x है बॉडी की, फिलहाल हाइट बॉडी की कितनी है, x है। और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, जीरो। u जीरो रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, बॉडी रेस्ट में थी, और अभी बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यहाँ से जो u है, u तो मेरा हो जाएगा जीरो, और यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी v² दैट इज इक्वल्स टू 2ax। कोई दिक्कत, क्या निकल के आएगी मेरी, 2ax। अगर मैं इस इक्वेशन की v² की जो वैल्यू है वो उठाकर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं, तो जो मेरी ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनेगी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 1/2m। v² की जगह में पुट कर दो 2ax। कोई दिक्कत। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं इसको g से चेंज कर दूं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी दैट इज इक्वल्स टू mgx। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन मेरी 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, मैं देखूं कि इक्वेशन 1 के हिसाब से मेरी जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू क्या है, वो है मेरी एम जी एंड एक्स। और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है, प्लस में एम जी एच माइनस एक्स। इसको मैं अलग अलग निकाल लूं, एच को अलग से मल्टीप्लाई कर लूं और एक्स को अलग से मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब कि एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और ये प्लस में है एम जी एक्स।
क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा? ओके सर, हो गया। तो मतलब कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी मेरी क्या निकल के आई है? वापस से mgh ही निकल के आई है। तो मतलब बॉडी के इस मूवमेंट के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर भी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? mg&h। और यहाँ पे कितनी निकाली थी हमने? यहाँ पे भी निकाली थी mg&h। अब पॉइंट सी की बात करता हूं मैं, इस पॉइंट सी की बात करता हूं। जब बॉडी पॉइंट सी पे थी तो मैं पॉइंट सी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट सी अगर यहाँ है तो मान लो पॉइंट सी है, जो बॉडी है उसको सरफेस से टच जस्ट करने से पहले, बॉडी ने सरफेस को टच किया, उससे जस्ट पहले बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? v थी। हाइट कितनी थी बॉडी की? वो बॉडी की हाइट हो जाएगी 0। मास कितना था बॉडी का? मास तो m ही रहेगा। तो मतलब कि जब मैं यहां से पॉइंट सी के ऊपर निकालता हूं कि बॉडी का मास कितना है, मास तो m ही है, हाइट कितनी है? 0 हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी है? v उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि वो वेलोसिटी उसी से मूव कर रही है, उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है वो। यहाँ इस पॉइंट पे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यहाँ निकालता हूँ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी निकालूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 mv²। ठीक है सर, ठीक है सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, वेयर h इज 0, मींस हाइट अगर उसकी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कंप्लीटली 0। कोई दिक्कत? पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली 0 हो जाएगी यहाँ से। और दोबारा से मैं इस चीज को देखूं कि यहाँ पे वापस से मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, v² माइनस में u² दैट इज इक्वल्स टू 2as एट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, means v² that is equals to 2as। a is acceleration due to gravity, इसको मैं g से चेंज कर दूंगा, तो v² that is equals to 2gs। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताओ। इसके बाद में इस स्क्वायर की वैल्यू को, v² की वैल्यू को वापस से इसमें पुट करूंगा, तो ये मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 1/2m। v² की जगह मैं पुट करूंगा 2gs, 2 से 2 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू mgs। और s क्या है? s क्या है? वो हाइट है बॉडी की जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो हाइट है बॉडी की जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है। मींस ये जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी हमारी यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू mgh। कोई दिक्कत? mgh। और मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड दो मुझे। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है पॉइंट बी के ऊपर है, ठीक है। यहीं पॉइंट सी के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी निकल के आती है, मेरी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट सी के ऊपर जो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgh। और यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आती है मेरी mg&h। mg&h, तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो है mg&h। कोई दिक्कत? तो मतलब तुम्हें समझ में क्या आया? तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि सर पॉइंट ए पे भी हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कितनी है? वो है mgh। फाइनली हमने पॉइंट बी के ऊपर देखा कि पॉइंट बी के ऊपर भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? mgh। और पॉइंट सी के ऊपर भी हमने मैकेनिकल एनर्जी को देखा, वो निकल के आई है mgh। मींस ये तीनों एनर्जी कांस्टेंट है। मींस अगर हो सकता है कई बार पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम रहेगी, अगर हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। कोई दिक्कत है? तो लेकिन जो नेट सम है इन दोनों का ड्यूरिंग ए मोशन और ड्यूरिंग ए रेस्ट, ये एकदम इक्वल रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा। ओके, समझ में आए? अब हम देखेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर कैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है। मान लो यहाँ पे ये तुम्हारे पास एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। ये एक पेंडुलम है और पेंडुलम यहाँ पे फिलहाल रेस्ट पे है। तुमने इस पेंडुलम को जस्ट पकड़ा और इसको इतना h हाइट के ऊपर तुम लेके गए, इसको h हाइट पे तुम लेके गए, और यहाँ पे जैसे ही तुमने इसको यहाँ पे रोक दिया, इसके अंदर ड्यू टू इट्स हाइट, ये जो हाइट है, इस हाइट की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई जो कितनी है? mgh। लेकिन फिलहाल बॉडी रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट में होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 रहेगी, क्योंकि 1/2 mv², v क्या है? इसकी 0 है, तो ये पूरी टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 के बराबर रहेगी।
लेकिन इस पॉइंट के ऊपर इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इस बॉडी के अंदर। जैसे ही आपने इस बॉडी को छोड़ा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये बॉडी नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी, ये बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। जस्ट तुम्हारे छोड़ते ही ये जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी मोशन के अंदर आएगी। मोशन में आते ही वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी बॉडी की। मान लो इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की u थी, तो फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की v हो जाएगी, और ये बॉडी v वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी और अपने मीन पोजीशन के ऊपर जाएगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के ऊपर बॉडी के पास खुद की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस पॉइंट पे बॉडी के पास कोई भी खुद की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये हाइट को जीरो कर देती है इस पॉइंट पे। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी और एच है, ये एच हाइट जीरो है, तो मतलब कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन उस बॉडी के पास पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है एक वेलोसिटी से, अपनी खुद की मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी। और वो बॉडी यहाँ ना रुक के बॉडी इतनी ही हाइट के ऊपर और आगे जाएगी, इतनी ही हाइट के ऊपर और आगे जाएगी, और यहाँ पे बॉडी बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर इक्वल टू दिस, इक्विवेलेंट टू दिस बॉडी यहाँ पे रुकेगी। इस पोजीशन के ऊपर जैसे ही बॉडी रुकती है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी जीरो, बिकॉज वेलोसिटी जीरो, बॉडी एट रेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स हाइट, वो वापस से उतनी हो जाएगी एम जी एच। क्या समझे तुम ये समझे कि सर बॉडी अगर यहाँ पे रेस्ट पे थी तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी एम जी एच, लेकिन वो बॉडी रेस्ट में थी इसलिए उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। अगर वेलोसिटी नहीं थी उसके पास, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी इस पॉइंट के ऊपर वो जीरो थी। लेकिन जैसे ही हमने उसको छोड़ा, तो वो बॉडी है ना, उसने मोशन स्टार्ट किया और उसके पास एक वेलोसिटी v वेलोसिटी आई, और धीरे धीरे हाइट कम होने लगी। जैसे जैसे हाइट कम होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होने लगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जैसे हाइट कम होगी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किसके, v स्क्वायर के। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। इस पॉइंट पे आके उसके पास हाइट जो थी वो जीरो हो गई, इस पॉइंट पे हाइट जो थी वो जीरो हो गई उसकी, तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बची। लेकिन उसके पास एक वेलोसिटी v है जो मैक्सिमम है उसके पास, और वो v वेलोसिटी से आगे जाएगा, वो यहां तक जाएगा। और जैसे ही वो यहां तक जाता है तो इस पॉइंट पे वो वापस से स्टे कर जाता है। स्टे करते ही उसके पास जो उसकी वेलोसिटी थी वो जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन वो अपनी वापस उस हाइट को अटेन कर लेगा, और उस हाइट को अटेन करने के बाद उसके पास वापस से वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मतलब पेंडुलम ने जब इधर से और इधर वापस मोशन किया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। वापस से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो थी वो जीरो थी, लेकिन इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे वापस से काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। मींस इनका जो सम है वो हमेशा पेंडुलम में भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर धीरे धीरे बदलती जाएगी, और वापस से फिर काइनेटिक एनर्जी उस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बदलती जाएगी, और इस पॉइंट पे वापस से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया तुम्हें पेंडुलम अच्छे से? ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नेवर गोट लॉस्ट। मींस एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो इस एग्जांपल से तुम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो कि सर जो ये, अगर बाहर का कोई भी फैक्टर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बाहर का कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है इस पेंडुलम को, सिर्फ ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस के अंदर ही ये मूव करेगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती रहेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलती रहेगी। लेकिन वो कहीं और नहीं जा रही है। अगर बाहर का कोई भी फैक्टर यूज नहीं हो रहा है, तो वो एनर्जी सिर्फ एक दूसरी एनर्जी के अंदर बदलती जाएगी। और ये पेंडुलम है, ये हर बार ऐसे मूव करता रहेगा, डायरेक्शन दिस डायरेक्शन, पेंडुलम मूव करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, अगर कोई बाहर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है उसका तो। लेकिन हुआ क्या है, बॉडी ने अपनी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दी, वापस से दूसरी फॉर्म से वापस उसी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, एंड सो ऑन। वो एनर्जी कन्वर्ट करती जा रही है, लेकिन एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि कभी भी एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो बहुत टाइप की एनर्जीज होती हैं, जैसे कि हम देखना चाहें कि हमारी अर्थ के ऊपर हमारे पास कितने तरह की एनर्जी मिल सकती है। हमारे पास जो है वो विंड एनर्जी है, बोला सर है, ठीक है। हमारे पास लाइट एनर्जी है, बोला हाँ सर है। हमारे पास है ना ऑयल्स हैं जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो इंजन को पावर देते हैं, ठीक है। हमारे पास सोलर एनर्जी है,
ठीक है सर। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फायर एनर्जी है, मींस हीट एनर्जी है अपने पास, कोई दिक्कत है, पेट्रोलियम है अपने पास। तो ये कुछ बेसिक एनर्जी हैं जो आपको पता है, ये वो सोर्सेज हैं जो एनर्जी को प्रोवाइड करवाते हैं अपन को, ठीक है, कि हमें इन इन सोर्सेज से एनर्जी मिल सकती है। अब वो जो सोर्सेज से हमें एनर्जी मिलती है, क्या वो कंजर्व रहती है हमेशा? क्या सर फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्स क्रिएट हुआ था जिस दिन, उस दिन से लेकर और आज तक हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है, क्या वो सेम है या नहीं है? क्या समय के साथ, क्या टाइम के साथ वो एनर्जी कहीं और जा रही है या वो एनर्जी खत्म होती जा रही है? तो बच्चे इसका जवाब अभी मिलेगा तुम्हें। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके अंदर सर जूल ने बहुत हेल्प की थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मींस जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी है वो ना तो कभी बनाई जा सकती है और ना उसको कभी मिटाया जा सकता है। मींस नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जिस दिन तुम्हारा यूनिवर्स बना था उस दिन से लेकर आज तक उस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी थी, आज भी उतनी ही एनर्जी है। ये नहीं है कि एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉय हो गई है, बस ये हो सकता है कि वो एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो गई हो, फॉर्म चेंज हो सकती है। whenever energy changes its one form to another form of energy, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर वो बदल जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बोला सर हमें समझ में नहीं आया कि टोटल एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। मान लो जब कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जब हम उसको यूज करते हैं टीवी चलाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है दो तीन तरीके की एनर्जी के अंदर। देखो हीट एनर्जी भी निकलती है क्योंकि टीवी गर्म होती है, लेकिन वो मैंने नहीं लिखी है फिलहाल इस जगह। मान लो दो तरीके की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। जो पार्टिकल साउंड के वाइब्रेट करते हैं लेफ्ट टू राइट, उनको भी तो एनर्जी मिलती है, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी के अंदर, ठीक है, साउंड वेव्स निकलती है, वहीं लाइट वेव्स निकलती हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है साउंड वेव्स के अंदर और लाइट वेव्स के अंदर, उनको एनर्जी दी है। बोले सर अब ये लाइट वेव्स क्या काम हमारी? तो सिमिलरली ऐसे सोचो कि जो लाइट वेव सन से आती हैं उनको प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स। तो वो जो लाइट एनर्जी है उनको वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं। तो मतलब कि हाँ, ये लाइट एनर्जी भी केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी भी केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है। ठीक है सर। सर फिर केमिकल एनर्जी वापस से लाइट एनर्जी में चेंज होती है? हाँ। देखो, ये जो सेल्स होते हैं हमारे पास, ये एक तरीके की स्टोर्ड एनर्जी होती है, इनके अंदर चार्जेस स्टोर्ड होते हैं। जैसे ही हम इनको यूज करना चाहते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ही हम इनको कनेक्ट करते हैं किसी बल्ब के साथ, किसी भी बैटरी को आप कनेक्ट करते हो किसी बल्ब के साथ, तो वो जो बैटरी है, वो जो बल्ब है वो जलने लग जाएगा, क्योंकि बैटरी के अंदर एक तरीके की केमिकल एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ सुनो, जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो एक तरीके से एलडीआर की हेल्प से हम उसको सोलर पैनल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या लगे हुए होते हैं? एलडीआर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एलडीआर होते हैं ये क्या करते हैं? ये सन से आई हुई रेडिएशंस को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम एक तरीके से स्टोर कर सकते हैं बैटरीज के अंदर। तो वो हमारी केमिकल एनर्जी हो गई, और उन केमिकल एनर्जी से हम बाद में बल्ब जला सकते हैं, तो वो लाइट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगा वापस से। मींस लाइट एनर्जी से ही हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही हमने केमिकल एनर्जी बनाई, और केमिकल एनर्जी से हमने लाइट एनर्जी बनाई। सिमिलरली यहाँ से सुनो, जो भी हम खाना खाते हैं वो एक तरीके की केमिकल एनर्जी होती है, हमारे पेट के अंदर जो जाता है खाना वो एक केमिकली रिएक्शंस करता है, अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन होता है, फिर हमें वो एनर्जी देता है। उस एनर्जी से हम अपना काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसकी हेल्प से अपन हीट कर देते हैं, चीजों को गर्म करते हैं, ओवन होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। एंड सिमिलरली केमिकल एनर्जी, जो पेट्रोलियम है अपने पास, कोल है, गैसेस है, उनकी वजह से हम लोग जो गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल से गाड़ी के इंजन के अंदर जो हीट जनरेट करते हैं, जिससे पिस्टन्स जो होते हैं वो गाड़ी को हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, तो केमिकल एनर्जी से हमने पिस्टन्स चलाए कार के इंजन के, और कार के इंजन ने क्या किया? हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी। तो मतलब क्या समझ में आया तुम्हें कि सर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर हाँ एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है।
और वो कभी भी क्रिएट नहीं होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदलती रहती है हमेशा। ठीक है, समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट इन द एंड रिमेन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इसके बाद हम देखते हैं पावर क्या होती है। पावर द हमारा लास्ट टॉपिक है पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है कि मान लो तुम किसी काम को किस हिसाब से कर रहे हो, तुम यहाँ पे हो, तुम भाग रहे हो, बहुत स्पीड से भाग रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हारी स्पीड जो है वो बहुत तेज है। एक है कि तुम्हारी जो स्पीड है वो स्लो है। यहाँ पे मैं देखता हूं तो तुम्हें पता चलेगा इस चीज का कि हाँ, यहाँ पे जब तुम फास्ट भाग रहे हो तो तुम्हारे पास एक ज्यादा पावर है, ठीक है, और तुम स्लो भाग रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास थोड़ी पावर कम है, तुम्हारे पास एनर्जी थोड़ी कम है, पावर कम है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज पावर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है कि भाई तुम्हारे पास कोई पावर है, हाँ ठीक है, कोई डायरेक्शन है नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ पावर है तुम्हारे पास। इसके अलावा जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट। वोट इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? वोट होती है। पावर इज सेड टू बी वन वोट व्हेन वन जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन वन सेकेंड। मतलब पावर क्या होती है? पावर होती है जो एनर्जी अपॉन में टाइम, कंज्यूम ऑफ एनर्जी अपॉन में टाइम, वो होती है पावर। पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन में टाइम, कि कितनी एनर्जी तुम कितनी देर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हारी पावर है। अगर तुम ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो कम टाइम के अंदर, तो तुम्हारे पास पावर ज्यादा है। मान लो जैसे कि मैं तुम्हें कार का एग्जांपल देता हूं कि एक कार है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर है कि वो मान लो 100 जूल एनर्जी यूज करती है एक सेकंड के अंदर। वहीं एक एक रेसिंग कार है, वो क्या करती है? वो 500 जूल एनर्जी यूज करती है एक सेकंड के अंदर। तो मतलब इसके पास पावर ज्यादा है और इसके पास पावर कम है। देखो, पावर जो होता है वो वेरी करता है डायरेक्टली टू द एनर्जी एंड इनवर्सली टू द टाइम। कि मान लो अगर तुम ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हो कम टाइम के अंदर, ज्यादा एनर्जी को तुम कंज्यूम करते हो कम टाइम के अंदर, तो तुम्हारे पास पावर कितनी है? ज्यादा है। देखना कभी बड़ी कार जो होती है, जो रेसिंग कार्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करती हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर। वो बहुत ज्यादा पावर यूज करती हैं, बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती हैं बहुत कम टाइम के अंदर। तो इसलिए वो फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि पावर ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो अच्छी माइलेज देती हैं, बिकॉज क्योंकि वो पावर कम जनरेट कर पाती हैं, उनको कम एनर्जी चाहिए। और अगर उनको कम एनर्जी चाहिए तो वो फ्यूल भी कम कंज्यूम करेंगी उस टाइम के अंदर। तो मतलब पावर जो है वो डायरेक्टली वेरी करती है किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर, कि जितनी ज्यादा एनर्जी वो यूज करेगा कितने कम टाइम के अंदर, उतनी ही उसकी पावर रहेगी। पावर। अब वन वोट क्या है? वन वोट क्या है? वन वोट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, व्हेन P इज इक्वल्स टू पावर दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। अगर मैं P को बोलूं वन वोट, वन वोट पावर कितनी है? वन वोट है। एनर्जी कितनी है? वन जूल है। और टाइम कितना है? वन सेकेंड है। मीन्स वन वोट इज डिफाइंड एज व्हेन ए बॉडी कंज्यूम वन जूल एनर्जी इन वन सेकेंड। इस फॉर्मूले से ही इसको डिराइव करते हैं हमेशा, कि वन वोट दैट इज इक्वल्स टू व्हेन ए बॉडी कंज्यूम वन जूल एनर्जी इन वन सेकेंड, दैट कॉल्स वन वोट, दैट कॉल्स वन वोट। ठीक है। एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर होती है कि मान लो बॉडी यहां से चली, कोई गाड़ी यहां से चली है, वो फिलहाल कम एनर्जी यूज कर रही है, कम वोट की जो पावर है वो जनरेट कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद उसने बहुत ज्यादा पावर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, एंड इन द एंड वो वापस से कम पावर जनरेट करने लग गई। समझ में आया? कि भाई मान लो कोई बॉडी चली, वो पहले कम वोट की पावर जनरेट कर रही थी, फिर वो ज्यादा पावर जनरेट करने लग गई, एंड देन वापस से वो कम करने लग गई, और ये पूरा जो टाइम इंटरवल है ये टी है। ठीक है। और उसने जो टोटल एनर्जी, जो टोटल पावर कंज्यूम करी है, वो मान लो कितनी है? 500 वोट है। 500 वोट, 500 वोट है। तो मान लो मुझे इनका, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसका अलग से बताऊंगा, इसका अलग से बताऊंगा और इसका अलग से बताऊंगा, तो मैंने सोचा कि एक एवरेज पावर का मैं फॉर्मूला निकाल लूं, जिससे मुझे पता चले कि मैंने टोटल जो एनर्जी कंज्यूम की है 500 वोट, अपॉन में जो टोटल टाइम टी लगा है मेरा, तो दिस इज द एवरेज पावर। दिस इज द एवरेज पावर मींस
इट इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हुई है टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, की इतनी जो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए टोटल टाइम कितना लिया है ऑब्जेक्ट ने, दैट्स द पावर, दैट्स द एवरेज पावर। एंड द एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। कोई दिक्कत है? अब कुछ आगे सुनो। पावर की जो एसआई यूनिट होती है ना, पावर की जो एसआई यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, वो होती है वाट। लेकिन पावर की एक यूनिट और होती है, वो क्या होती है, किलोवाट, केडब्ल्यू, किलोवाट, किलोवाट होती है पावर की एक यूनिट, ठीक है। ये एक तरीके से कॉमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है। मेगावाट हो गई। कोई दिक्कत है? ऐसा यूनिट तो पावर की वाट ही है, लेकिन किलोवाट और मेगावाट, किलोवाट जो होती है वो हम कंज्यूम करते हैं हमारी हमारे डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है, घर के अंदर। और इसकी जो घर के अंदर यूज करते हैं वो होता है किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर। हर घंटे के हिसाब से निकालते हैं अपन टाइम को, ठीक है, कि कितनी किलोवाट यूज हुई है एक घंटे के अंदर, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट पर आवर होती है, तो इसको बोलते हैं 1 वोट पर आवर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन ए मशीन ऑफ 1 किलोवाट पावर इज यूज फॉर 1 आवर। समझ में आया कि एक कोई मशीन है जो 1 किलोवाट को पावर इस्तेमाल करती है एक घंटे के अंदर, दैट्स द कॉल्ड 1 किलोवाट पर आवर। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट पर आवर दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ ये एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है? एनर्जी के बराबर होती है। कितनी एनर्जी के बराबर होती है ये? 3.6 इंटू 10⁻⁶ एक किलोवाट। पूछ सकता है तुमसे ये, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें एक यूनिट और पता होनी चाहिए पावर की, जो क्या है, हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर मेनली कार्स के अंदर हम यूज करते हैं कि देखो, हमारे हमें पता है कि जो हॉर्स के अंदर होती है, हॉर्स के अंदर वो बहुत पावर होती है, तो वहीं से निकल के आई है हॉर्स पावर की। हॉर्स की जो पावर है उससे कंसीडर, उससे एकदम बैलेंस किया है किसी पावर को कि उनके पास कितनी पावर है, और उससे हम किसी मशीन की पावर को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास निकल के आती है हॉर्स पावर। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये भी एक तरीके से पावर ही है जो हम मेनली कार्स के अंदर देते हैं कि इतनी हॉर्स पावर की कार है, ये इतनी हॉर्स पावर की कार है, ठीक है। ये क्या होती है? 1 horsepower दैट इज इक्वल्स टू 746 वोट। ये एक ऑफिशियल यूनिट है जो इंटरनेशनली वैलिड है। क्या है? 1 horsepower दैट इज इक्वल्स टू 746 वाट। वाट क्या है? पावर की यूनिट है, ऐसा यूनिट है। और हॉर्स पावर क्या है? वो भी एक तरीके से यूनिट ही है, किसकी? पावर की। अब तुम्हें मान लो क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास कि इसके बेसिस के ऊपर कि मान लो 400 हॉर्स पावर है, इसको तुम लोग चेंज करो टोटल वॉट के अंदर। तो तुम क्या करोगे? 400 को मल्टीप्लाई कर दोगे 746 से, 746 से तुम जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो निकल के आएगी ये तुम्हारी वोट में निकल के आएगी, और ये तुम्हारी पावर हो जाएगी वोट के अंदर। सिमिलरली अगर तुम्हें बोले कि भाई साहब 500 किलो वोट पर आवर है, किलो वोट पर आवर है, इसके अंदर एनर्जी निकालो, तो 500 किलो वोट पर आवर के अंदर तुम एनर्जी निकालोगे 500 इंटू के अंदर 3.6 इंटू 10⁻⁶ ये एनर्जी कंज्यूम हुई है हमारी। 500 वोट को जनरेट करने के लिए हमारी इतनी एनर्जी यूज हुई है, ठीक है। तो शायद मैं समझा पाया तुम्हें पावर क्या होती है। पावर होती है कि भाई जो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है कोई बॉडी कितने टाइम के अंदर, उसी को पावर बोलते हैं। एवरेज पावर क्या होती है? टोटल एनर्जी कंज्यूमेबल में टोटल टाइम। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वोट होती है, और पावर एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट, और हम इसको पर आवर के हिसाब से निकालते हैं, तो इसके अंदर हो जाता है किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट पर आवर दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि मेगावाट भी एक तरीके से यूनिट ही होती है पावर को मेजर करने के लिए, और एक हॉर्स पावर भी यूनिट होती है। हॉर्स पावर मेनली कार्स के अंदर दी जाती है कि कार्स की पावर कितनी है, वो हॉर्स पावर के अंदर काउंट कंसीडर करते हैं अपन। और एक हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वोट होती है। अगर तुम्हारे पास हॉर्स पावर गिवन है तो 746 से मल्टीप्लाई करके तुम वोट के अंदर चेंज कर सकते हो। सिमिलरली अगर तुम्हें किलो वोट पर आवर के अंदर दे रखी है कि कितनी कंज्यूम हुई है, ये जो कितनी पावर कंज्यूम हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है एक घंटे के अंदर, अगर वो मान लो वो 500 करता है, तो तुम बता सकते हो कि मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10⁻⁶ से, तो तुम्हारे पास वो टोटल एनर्जी आ जाएगी कि उसने एक घंटे में इतनी एनर्जी कंज्यूम करी है, ठीक है। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है। थैंक यू।